कि जब मेरा जन्म हुआ था, I was born with a genetic condition called thalassemia minor. As a health coach, how much do you earn? Top secret. इतना प्रोटीन एक दिन में चाहिए एक इंसान को, तो अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट में कहीं शुगर, हाई सोडियम प्रोसेस सॉल्ट, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या मैदा, ये 4 में से एक दिख जाता है, देन वी ट्राई एंड अवॉइड दैट. बहुत सारे लोग चाहते हैं टू बिकम अ हेल्थ कोच और कम इन दिस फील्ड, लेकिन एज अ करियर ऑप्शन हाउ ल्यूक्रेटिव इट इज. आप है ना सुबह 4 बजे जहाँ पर आप रहते हो, जो भी लोग सुन रहे हैं, जी. ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक ही सुमसाम जगह होगी, वहाँ पर एक पेड़ होगा और उस बड़ा सा पेड़ उसके नीचे सुबह 4 बजे बैठ जाओ और पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या. तो मैंने उनकी ही विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करके उनसे ही शादी कर ली. एंड ही सेड कि अगर आप दुनिया को खुश देखना चाहते हो ना, हर फीमेल को खुश कर दो. और अगर हर फीमेल को खुश करना है तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप, वेलकम शिवांगी टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया. थैंक यू सो मच दिवस. आपकी एनर्जी मुझ में बहुत ज़्यादा आ चुकी है. इट्स अ मेयर रिफ्लेक्शन. इट्स अ मेयर रिफ्लेक्शन. आपके अंदर वो ग्लो जो आता है ना, एट टाइम्स से दैट एलईडी सब लाइट्स ऑफ कर दो, ऑटोमेटिकली रूम चमक जाएगा. दैट्स सो काइंड ऑफ यू. कहाँ से आता है इतना ग्लो? सी, ये क्वेश्चन जब भी पूछते हैं ना, मेरा जो हमेशा जबान पे जवाब होता है वो है मेरे हस्बैंड से आता है. But बहुत चीज़ी जवाब है, तो आई थिंक पता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. डिफेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा डिफेक्ट है. थैंक यू. अच्छा बताइए कि एज अ हेल्थ कोच, आप हेल्थ कोच क्यों बने? आपकी स्टोरी क्या थी? आपने कुछ कहा था कि कुछ हेल्थ का चैलेंज था क्या? यस. सो द थिंग वाज कि जब मेरा जन्म हुआ था, आई वाज बोर्न विद अ जेनेटिक कंडीशन कॉल्ड थैलेसेमिया माइनर. वो क्या होता है? थैलेसेमिया मेजर इज़ अ कंडीशन जहाँ आपका हीमोग्लोबिन इतना लो है कि किसी और का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और आपका बॉडी वीक रहता है, डल रहता है, देखने में बीमार लगते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह. मुझे माइनर है जन्म के साथ. माइनर भी चेंज्ड या हमेशा रहता है ऐसा? ये हमेशा रहता है. दिस इज़ इनक्योरेबल. आपको अभी भी है? अभी भी ऐसा कह सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सो टेक्निकली अभी भी है, बट थैलेसेमिया माइनर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती. बाकी सारे सिम्टम सिमिलर होते हैं. जैसे कि मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास ही रहता था पहले, उससे ऊपर कभी नहीं जाता था. मैंने बहुत सारे वेल नोन डॉक्टर्स को दिखाया, सबने बोला बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, ऊपर से नीचे कूदोगे 10 से ऊपर नहीं जाएगा, अगर लकी हो तो 10 हो सकता है. तो आई टुक अप अ मिशन कि मुझे मिशन हीमोग्लोबिन बस बढ़ाना है. जो मना किया वो पहले करना है. दे वर नॉट रॉन्ग, बट आई वांटेड टू प्रूव दैट माई बॉडी इज़ मिरेक्युलस और एवरी बॉडी इज़ मिरेक्युलस. बस काम किया, हेल्थ के बारे में पढ़ाई की, सारा अप्लाई किया. 1.5 साल के अंदर मैंने जो अप्लाई किया, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन 7-8 रहता था, वो हीमोग्लोबिन आ चुका था 14.2. नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल. मतलब लोगों ने, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये संभव ही नहीं है. राइट नाउ माई हीमोग्लोबिन इज़ 15.1 टू बी प्रिसाइज. ओह माय गॉड. तो ये मेंटेन हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला था बेटा तुम बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ नहीं कर पाओगे. आई बिकेम अ स्काई डाइवर. 65 से ज़्यादा सोलो जंप्स किए मैंने. मैं आज 50 पुशअप्स एक सेट में, या 70 किलो का स्क्वाट, 90 किलो का डेडलिफ्ट. तो ये सब करने से ये प्रूव होता है कि भले बीमारी के साथ आपको कोई, जन्म के साथ आपको कोई बीमारी हुई है, बट अगर आप ठान लेते हो तो आपका बॉडी उसको गलत साबित कर सकता है. बट कैसे किया ये? मतलब उस टाइम पे व्हेन यू रियलाइज दैट मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ है एंड द डॉक्टर्स हैव गिवन अप ऑन यू, हाउ डू यू ब्रेक थ्रू दैट बिगेस्ट ब्लॉक कि नहीं मुझे प्रूव करना है? मतलब इकोसिस्टम कैसा था, माइंड में क्या चल रहा था, आप कितने साल के थे, कब की बात है, क्या कैसे हुआ ये? आई वॉज अराउंड 28. ओके. सो ये तो जन्म से था, बट 28-29 के आसपास थी जब मिशन उठाया कि अब मेरे को हीमोग्लोबिन बढ़ाना है कैसे भी करके. और ये जो सिम्टम है, सिम्टम में मेरा बॉडी वीक लगना, या मुझे 10 बजे सुबह मीटिंग है तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी. मतलब मुझे मेरा फोकस नहीं रहता था, बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट सपोर्टिंग. तो बस तब ठान लिया था कि मुझे करना है. और फिर 30 तक पहुंची, तब तक मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो जो बढ़ चुका था, दैट वाज अराउंड 14.2. तो ये 1.5 साल की जर्नी थी. बट क्या हुआ? लाइफस्टाइल चेंज हुआ. इमेजिन अ डे, राइट? लाइक 7-8 हीमोग्लोबिन के साथ आपका सांस फूलना
और ज़्यादा कुछ वर्कआउट ना कर पाना, क्या रूटीन था उस समय? उस वक्त मुझे अभी भी याद है, आपने पूछा तो मुझे याद आया कि मैं जब बहुत छोटी थी, स्कूल में अराउंड 4th-5th स्टैंडर्ड के आसपास, तो एक वैन लेने को आती थी। जी। तो मैं जब वहाँ पर खड़ी रहती थी अपने घर के सामने, बहुत बार ऐसा होता था महीने में कि मैं चक्कर खा के नीचे फेंट हो गए? हाँ। तो उस वक्त जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस वक्त का रूटीन क्या था? तो इनफ प्रोटीन इन द डाइट, राइट फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जो होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स वगैरह जो होना चाहिए। वर्कआउट में 40-45 मिनट्स का प्रॉपर वर्कआउट इंक्लूडिंग वेट ट्रेनिंग, और साथ में थोड़ा कार्डियो का कॉम्बिनेशन, स्लीप अच्छे से लेना और माइंडसेट। बट दिस इज इट, दिस इज इट। हेल्प मी विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ इट। मैं एक वेजिटेरियन हूँ और बहुत सारे लोग चैलेंज फेस करते हैं कि हाउ डू वी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, कि कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, और हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं विद अ वेजिटेरियन डाइट विदाउट सप्लीमेंट्स। करेक्ट, विदाउट सप्लीमेंट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले तो मैं इफ आई आस्क कि क्यों विदाउट सप्लीमेंट्स, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि घर का खाना हमें होना चाहिए, कुछ भी बाहरी चीज़ आपके बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए, एंड ये सब नेगेटिव है, ये सब टॉक्सिक है, ये सब हमें बताया गया है थ्रू मार्केट, थ्रू इंडस्ट्री और थ्रू कंडीशनिंग, आई वुड से। परफेक्ट, ठीक है। सो मैं उसके ऊपर ज़रूर आती हूँ, बिकॉज दोनों क्वेश्चंस को टैकल करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन का एग्जैक्टली क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए। सो प्रोटीन इज़ फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यस। वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट में से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट है। बाकी दो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट, दीज आर द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कार्ब एंड फैट बहुत सारे लोग जानते हैं, बट प्रोटीन अभी मार्केट में क्यों इतना फेमस हुआ है? बिकॉज हमारा जो इंडियन डाइट है, इट इज़ डेफिशिएंट फॉर मोस्ट पीपल, डेफिशिएंट इन प्रोटीन है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिल जाते हैं और अनहेल्दी फैट मिल जाता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, स्पेशली इन वेजिटेरियन डाइट, राइट? सो इफ द क्वेश्चन इज कि क्या पॉसिबल है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो सके वेजिटेरियन में, देन द आंसर इज येस। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कौन से सही सोर्सेज है। कितना प्रोटीन एक दिन में चाहिए एक इंसान को? एवरेज 1 किलो वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इफ आई हैव एन 80 kg ऑफ वेट, तो 80 ग्राम्स मेरा प्रोटीन होना चाहिए दिन का। यस। अब ये कम और ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल और गोल के ऊपर, और एज के हिसाब से, एज के साथ भी, बॉडी टाइप के साथ भी बहुत। पर मैंने आपको एक एवरेज अंदाज दिया है। जैसे किसी को वजन बढ़ाना है या कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट होगा। अब सुन के लगेगा इतना ज़्यादा तो कैसे हमारा बॉडी लेगा? दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ साइंस, प्योर साइंस। अब सवाल है किस में से मिलेगा? सबसे पहला वेजिटेरियन सोर्स दाल, जो हम जानते हैं, बट देयर इज़ अ मिथ कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा रिच सोर्स है। रिच सोर्स नहीं है, बट कंपैरेटिवली मिल जाता है। सो एक तो दाल है अलग अलग किस्म के, जैसे कि राजमा, चना, छोले वगैरह, वो हर रोज़ एक बार जो इतने सारे किस्म के दाल है उसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन हैव स्प्राउट्स, वी कैन ऑल्सो हैव जैसे पनीर, टोफू जैसी चीज़ें, या नट्स एंड सीड्स में से मिल जाता है, राइट? सो ये सारी चीज़, कर्ड है, इसमें से मिल जाएगा। मिल्क आई नॉर्मली डोंट रेकमेंड, मे बी विल टॉक इन फ्यूचर इन अ वाइल। बट मुझे लगता है कि अगर इतने सोर्सेज जितने अभी नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट उतने लेंगे ना, तो भी काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। बट नॉट पॉसिबल कि हम शायद पूरा कंप्लीट कर सकें। अगर ऐसा होता है, वहाँ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, बिकॉज वी हैव टू सी कि अगर हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ना करें तो हमारे बॉडी में कितना नुकसान होता है, वर्सेस हम सप्लीमेंट लेते हैं तो कितना नुकसान होता है। यस, फेयर कंपैरिजन है ना? पर सप्लीमेंट से लोग इसीलिए डरते हैं बिकॉज सप्लीमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे आपने भी बोला। बट द क्वेश्चन है, सवाल ये है कि क्या हमने ट्राई किया है? जैसे मैं कभी भी सप्लीमेंट में नहीं मानती थी। 6.5 साल पहले मुझे बताया कि आपको प्रोटीन, आई वाज लाइक नहीं, मेरे मम्मी, नानी, दादी ने जो नहीं लिया वो मैं नहीं लूंगी, राइट? और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का पूरा कल्चर है हमारे घर पे। अच्छा। तो कभी भी नहीं। पर आई आस्क्ड माई सेल्फ कि ये मुझे किसी ने बोला है तो वो तो उधार का ज्ञान है। मेरा ज्ञान तब बनता है जब मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने 1 साल लिया प्रोटीन शेक। मैंने दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लीमेंट एक्सपो लास वेगस में होता है हर साल, 2 बार अटेंड किया, बिकॉज आई वांटेड टू सी क्या है, हाँ, वो वर्ल्ड क्या सही और क्या गलत है। यस। तो वो मैंने अटेंड किया और 1 साल तक लिए मल्टीविटामिन, प्रोटीन और जितने असेंशियल मेरे बॉडी के लिए थे वो लिए। और मैंने गलत साबित किया खुद की पुरानी बिलीफ को
बिकॉज लगा कि यार जब मैं नहीं ले रही थी वर्सेस जब मैं ले रही हूँ तो मेरे बॉडी में तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है. वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि क्यों मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा, बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, इज ऑल्सो सप्लीमेंट्स. तो मेरा वो सच बना. पहले उधार का सच था, अब मेरा सच था. तो द क्वेश्चन इज कि सप्लीमेंट बुरे नहीं हैं. आप कौन से ले रहे हो, प्रीमियम क्वालिटी के ले रहे हो या चीप क्वालिटी ले रहे हो, सोर्सिंग कौन सा है, कौन सी ब्रांड है, बहुत ज़्यादा कैसे करें डिस्टिंग्विश? बिकॉज जो मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि एज अ यूज़र आई जस्ट गो ऑन द ई-कॉमर्स साइट्स और मे बी इन एनी स्टोर एंड आई सी सम बिग बिग बॉक्सेस. अब हाउ डू अंडरस्टैंड कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है? ये इतना commonly asked question है, and this is so important to understand, and I'm really happy there was कि आपने ये question पूछा. Number one चीज़ जो हमें याद रखनी है that is quality. क्वालिटी आपको देखनी है कि कैसी है, प्रीमियम क्वालिटी. आइडियली कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है? उसमें वो जो लेबल क्लेम करते हैं ना, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं. जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरा जो सप्लीमेंट ब्रांड है, तो वो प्रोटीन हम लोग इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, जहाँ से वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन आता है. सो सोर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट. कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्या क्वालिटी है उसकी. यस. दूसरी चीज़ जो आती है, उसके इंग्रेडिएंट में कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं है, अनहेल्दी चीज़. जैसे कि शुगर अगर डाला है तो माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोस नॉर्मली प्रोटीन में डाला जाता है. ओके. मैं नॉर्मली अवॉइड करने को बोलती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, और लॉन्ग टर्म ये दोनों आई पर्सनली वुड नेवर रिकमेंड. मेरे क्लाइंट को कभी मैं रिकमेंड नहीं करती. उसके अलावा कुछ फिलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स होते हैं, सो दैट ऑल्सो आई डू नॉट रिकमेंड. हम लोग ना देखते नहीं है, जो पैकेजिंग मिलती है, जो बाहर लिखा होता है आगे वो देखते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ है वो नहीं देखते हैं. एंड दैट्स द प्लेस वी लर्न कि इसमें क्या है और क्या नहीं है. हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपने कहा था कि जो दाल हम खा सकते हैं, इट इज़ ऑफन सेड कि अगर आप बॉइल्ड खाते हैं इट हैज़ मोर न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ कुक्ड. लेकिन जो हमारी फूड हैबिट्स बन चुकी हैं बचपन से, वो जब तक गर्म ना हो, दाल ना बने, तो हाउ डू वी इक्वेट इट कि वन बोल ऑफ दाल विल नॉट इक्वेट जो आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू है आपको वो मिलती नहीं है जब तक उसका बॉयल करके वैसे ना खाओ, बिल्कुल रॉ फॉर्म में. तो कैसे लेके आए हैं लाइफस्टाइल में? अलग अलग फूड के लिए डिपेंड करता है कि उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन कौन से फॉर्म में बेस्ट होगा. सो उसे बायो अवेलेबिलिटी कहो या सिमुलेशन और एब्जॉर्प्शन का रेट कहो. ठीक है. जैसे आपने दाल की बात करी, तो दाल तो कच्ची खा ही नहीं सकते, उसको तो कुक करनी पड़ेगी. अब कुकिंग के डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि आपने बॉईल बताया. अगर बॉईल करते हैं तो पानी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी जो है वो पानी में चले जाते हैं. तो यू नीड टू हैव द होल थिंग. अब उसको और लेट्स से आप बघार करते हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तेल डालते हो, तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू और कम हो जाएगा. तो द मोर प्रोसेस्ड इट इज़ द लेस न्यूट्रिएंट्स इट विल हैव. बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात आती है तो कच्चा खाए वो सबसे बेस्ट है. कुछ वेजिटेबल्स कच्चे नहीं खा सकते, तो उसको लीस्ट कुक करके खा सकते हैं. बट अगर नहीं संभव है तो जितना आप हेल्दी फॉर्म में कुक कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा. जो फूड ऑल्टरनेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रिफाइंड व्हीट फ्लोर है, इट इज़ प्रॉब्ली इन एवरीथिंग. आप चाहे बिस्किट खाओ, आप चाहे कुछ भी खाओ, मिलता ही मिलता है. वहाँ पे भी जो पैकेजिंग है, नोबडी सीज इट. बाहर लिखा होता है, जो गुड्डे वाला आता है ना ऐड आजकल, कि इतने कैश्यू, इतने आमंड्स हैं, बट पीछे कितना होता है वी ऑल गेट टू नो नाउ. अब ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर रिफाइंड व्हीट फ्लोर ना लें तो क्या खाएं फिर? पहले तो ये रिफाइंड व्हीट फ्लावर जिसे हम मैदा कहते हैं, पहले तो हम खाते ही नहीं थे. हाँ. तो अब सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ अत्र तत्र सर्वत्र वही देखा है, इसीलिए लग रहा है कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता. बट आई थिंक मैदा अगर हम देखें तो वो बिस्किट, बेकरी आइटम वगैरह वगैरह चीज़ों में, नान वगैरह सब जगह, रोटी, उसमें हमें मिलता ही है. बट अगर हम उसको हेल्दियर फॉर्म में देखें, अगर आप पैकेज्ड फूड की बात करते हैं कि उसका कोई हेल्दियर वर्जन है, तो एक्चुअली आज इतने सारे पैकेज्ड फूड कंपनीज है कि जो हेल्दी चिप्स भी देते हैं, जो हेल्दी बिस्किट्स भी इनफैक्ट देते हैं. ब्रेड भी आती है, हेल्दी ब्रेड भी आती है. जैसे सावरडो ब्रेड है जिसको लंबे समय तक फर्मेंट किया जाता है, तो वो एक हेल्दी फॉर्म ऑफ ब्रेड बन जाता है. तो एवरीथिंग हैज एन ऑल्टरनेटिव, हेल्दियर वन. सिर्फ यही है कि हाँ, आपको थोड़ा समझ पाना है कि अगर मैं एक छोटा सा टिप दूं कि कैसे पता चले कि इंग्रेडिएंट जो भी है कोई भी प्रोडक्ट के पीछे वो अच्छे हैं बुरे हैं. जितने कम इंग्रेडिएंट उतना वो हेल्दी होगा. दूसरा, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो पहला इंग्रेडिएंट हाईएस्ट क्वांटिटी में है,
फिर दूसरा उससे कम, तीसरा, और जो लास्ट है वो सबसे कम सबसे है। कम। तो अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट में कहीं शुगर, हाई सोडियम प्रोसेस सॉल्ट, पाम ऑयल, Palm oil, वेजिटेबल ऑयल या मैदा, ये 4 में से एक दिख जाता है, देन वी ट्राई एंड अवॉइड दैट। कोई जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते हैं। लाइक शुगर लोगों को समझ आता है, वीट समझ आता है, लेकिन जो बाकी टर्म्स होती हैं वो समझ नहीं आती हैं। एनी वे टू आइडेंटिफाई कि ये क्या मतलब है इसका और इसका क्या हार्म हो सकता है? इसको लिखा होता है कि इमल्सिफायर्स, कैटेगरी जी। 2, कैटेगरी 1, तो वो आता नहीं Acidity समझ। regulator। हाँ, वो मैं आता भी नहीं समझ कि इसका कि कुछ तो होगा। राइट। सो उसमें 2 एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला एस्पेक्ट कि ऐसा कहा जाता है कि जो नाम आप समझ ना सको मतलब वो खराब है। तो जैसे इमल्सिफायर, एसिडिटी रेगुलेटर और कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल नाम लिखे हुए होते हैं जो आप समझ ना पाओ। वैसे शुगर के 100 नाम हैं, डिफरेंट डेक्स्ट्रोस एंड सुक्रोस एंड व्हाट नॉट। एग्जैक्टली साइंस आ जाती है ना। बचपन की जो केमिस्ट्री पढ़ा था वो सब दिखता है वहाँ पे। एब्सोल्यूट, जितने भी OSE ओस होते हैं सारे शुगर हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो दैट मीन्स इट इज नॉट गुड। पर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि कभी कभी कोई ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपको पता नहीं है बट वो हेल्दी हो भी सकता है, बट दैट कैन बी इन 10% कैटेगरी। 90% अगर नहीं रीड कर पाते हो दैट मीन्स इट इज अनहेल्दी। बाकी सर्च कर लो यार, दैट्स एनफ, है ना? अगर आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या चीज़ है। यस, दैट्स मेक सो मच ऑफ सेंस। अच्छा, हेल्प मी अंडरस्टैंड विद द मिल्क। बचपन से बताया गया है कि बेटा जब तक दूध नहीं पियोगे हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी। लेकिन रिसेंटली आई हैव गॉट टू नो दैट मिल्क इज़ अ वाइट पॉइजन, ऐसा कहते हैं। एंड आई वाज लाइक, ये तो मतलब मेरा पूरा बचपन अंधकार में था कि मैं दूध पिए जा रहा था और इट वाज हार्ड लाइक डार्क रियलिटी। तो क्या ऑल्टरनेटिव है और ये क्या है इसके पीछे? वाइट पॉइजन क्यों कहते हैं? सो एक कहते हैं वाइट पॉइजन है और कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे परफेक्ट मील है। हाँ। दोनों कहते हैं, तो दोनों सही है। ओके। परफेक्ट मील कौन सा है? ब्रेस्ट मिल्क। सो मदर्स मिल्क जो है दैट इज परफेक्ट मिल्क फॉर अ चाइल्ड। फॉर द काफ रादर। हाँ। वो दूध इंसानों के लिए नहीं है, हाँ, वो गाय गाय के बछड़े के लिए बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फॉर ह्यूमंस मदर्स मिल्क जब तक वो कुछ महीने का है और जब तक उसकी वो प्रोसेस चल रही है तब तक वो ले। बट उसके बाद आप कहेंगे कि ओके, पहले के ज़माने में तो लोग एनिमल मिल्क लेते ही थे ना, उनको जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। जी। बट द थिंग वाज उस वक्त का क्वालिटी डिफरेंट था, उस वक्त का डिमांड डिफरेंट था। अभी 2 चीज़ें बिगड़ चुकी है। एक तो डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि सप्लाई कम है, उसकी वजह से इंजेक्शन देकर, Injection के ऑक्सीटोसिन और अलग अलग किस्म के इंजेक्शन देकर हम मिल्क पा रहे हैं। तो वो सारे हार्मोन्स बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं इंसानों के अंदर। एंड दैट इज़ वाई स्पेशली अगर मेरे कोई क्लाइंट है जिनको थायराइड या फिर हाइपोथायराइड, PCOD या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू है, तो हम पहले मिल्क बंद करवा दें, इवन फॉर डायबिटीज़ और ओबेसिटी, क्योंकि वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। ओबेसिटी भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो मिल्क बंद करवाते हैं। जैसे मिल्क 1 महीना बंद करते हैं, उनका सडन चेंज आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता ही है। और जो दूसरा है, अगर कोई बार लेना भी है मिल्क, तो देर आर सम गुड क्वालिटी मिल्क ऑल्सो जो कभी कभी अगर सूट करता है तो वो ले सकते हैं। जैसे A2 ऑर्गेनिक काउ मिल्क आता है, ये आपको पता है कि आपका सोर्स कहाँ है। जैसे लोकल फार्मर कोई मिल जाते हैं और उनको बता के रखिए कि ओके, ये आपको पता है कि वो अच्छी जगह से बिना, हाँ, जर्सी गाय बोलते हैं, हाँ, वो भी पर ग्रास फेड है फॉर एग्जाम्पल, कोई हार्मोन या इंजेक्शंस नहीं दिए हैं, उस हिसाब से है। और उसका एक तीसरा भी फैक्टर है, दैट इज लैक्टोस इंटॉलरेंस। तो जो मिल्क के अंदर शुगर है, लैक्टोस, वो सभी इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो उनको मिल्क सूट नहीं करेगा। गॉट इट। सो ऑल्टरनेटिव्स क्या है? जैसे बोलते हैं कि जो आमंड मिल्क है या कोकोनट मिल्क है, क्या वो इक्वली अच्छे हैं या फिर अलग हैं कुछ? पहले तो उसको मिल्क नहीं बोल सकते। अच्छा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आमंड इज मिल्क, आमंड का मिल्क, बट वो एक्चुअली कुछ नहीं है। आपने आमंड को निचोड़ कर उसका एक क्रक्स निकाला है जिसको आप मिल्क बोलते हो। आमंड मिल्क एक्चुअली मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। नंबर 1 इज कि वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसका एक बहुत लंबा साइंस है, उसमें हम नहीं जाते, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और इवन आपके बॉडी के लिए भी वो रेकमेंडेड नहीं है कि इतना ज़्यादा आप आमंड मिल्क, हाँ, वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, बट नॉट रेगुलरली। रेगुलरली लेना है तो कोकोनट मिल्क इज़ अमेजिंग।
Okay. कोकोनट मिल्क रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं एंड इट इज़ अ सुपर फूड. MCT होता है उसके अंदर, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड, Okay. जो वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. दिस इज इंस्पायरिंग, यू नो. मतलब आपकी लाइफ में जो हुआ वो आपको इतने अच्छे से इम्पैक्ट किया कि यू टुक इट एज अ मिशन कि मुझे सब कुछ जानना है. एंड दीज इनसाइट्स आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट मी बट लिसनर्स, टू चेंज देयर लाइफस्टाइल एज वेल. थैंक यू. आपने हेल्थ कोच के साथ शुरू किया एंड as a health coach, how much do you earn? Top secret. That's a direct attack. Okay, हम Sorry, कितना exposed. So, you know, आप मुझे जानते हैं तो I don't usually like to talk about how much I earn. But just to inspire, अगर बताना हो कि मेरी बहुत सारी चीज़ें वेंचर्स हैं, जैसे आर्चन सप्लीमेंट मेरी ब्रांड है, या हेल्थ कोचिंग मैं करती हूँ, और मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं. लाइव गुरुकुल एक हमारा ऐप है जहाँ पर प्रोग्राम्स चलते हैं. सो अगर मैं सिर्फ एक चीज़ को पकड़ूँ विच इज़ माई प्रोग्राम्स की मैं उसमें से कितना कमाती हूँ, जो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स लेती हूँ, तो इन अ ईयर इट कम्स डाउन टू अराउंड 5 to 7 करोड़ इन अ ईयर. अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो अगेन दैट विल बी अनदर. ठीक है, one more like vertical. Correct. Why I'm asking this because बहुत सारे लोग चाहते हैं to become a health coach or come in this field. लेकिन as a career option, how lucrative it is. तो अगर एक नया बिगनर है जिसको आना है इस फील्ड में, उसके लिए क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चूज कर सकता है एज एन ऑप्शन, हाउ मच कैन ही अर्न? अगर लेट्स से कोई शुरू कर रहा है, yes, बिगिनर है, मतलब उसको कुछ नॉलेज नहीं है हेल्थ का, मे बी वो इंजीनियर है, CA है, किक नहीं मिल रही है काम की और वो शिफ्ट करना चाहते हैं, या हाउस वाइफ है, होम मेकर है. बहुत सारे लोग हैं. हाँ, अगर स्टूडेंट है, कुछ शुरू नहीं किया अब तक, और वो अगर शुरू करते हैं तो जस्ट विद इन 2 months ऑफ लर्निंग, 2 महीने के अंदर सीखने के अंदर, वो पर मंथ बिगिनर के रूप में 25 to 30,000 कमा सकते हैं पर मंथ. अब ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा आपके अंदर का स्किल ज़्यादा है, आप ज़्यादा कमा सकते हो. आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स, अब तक मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कोच बनाया है, सर्टिफाइड हेल्थ कोच. कितने सारे लोग हैं जो पहले कुछ नहीं कमाते थे, अभी एवरी मंथ लाखों कमा रहे हैं, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था. तो इट इज़ पॉसिबल कि आप कमा सको, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत क्या है, कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. बेसिक एजुकेशन लेना है, ऐप चाहिए, आपका फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, एंड यू कैन डू 1-to-1 कोचिंग. हेल्प मी लाइक अंडरस्टैंड लाइक मोर अबाउट इट कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, लाइक 1-to-1 कोचिंग, और कौन तरीके से दे कैन अर्न मनी. 1-to-1 कोचिंग के अलावा वो व्हाट्सएप कोर्स बना सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज बना सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स ले सकते हैं, ग्रुप कोचिंग हो सकता है 3-4, 10, 50 लोगों के साथ, या इवन कभी कोलैबोरेशन कर सकते हैं. जैसे कि आज हेल्थ कोचिंग इंडस्ट्री बूमिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है. अभी हुई नहीं है. हाँ, अभी हुई नहीं है. ओके. पीपल डोंट नो कि ओके ये हेल्थ कोचिंग होता है क्या. उनको लगता है हेल्थ कोच मतलब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कि पतले होना है सिर्फ या मोटे होना है सिर्फ. सॉरी, मतलब हेल्दी होना है. हाँ. मोटे नहीं होना है, हेल्दी होना है. यस, उनको लगता है कि ओके जो हेल्थ कोच होते हैं वो डाइट देते हैं. सो लोगों को पता नहीं है हेल्थ कोच एक्चुअली होता क्या है. हेल्थ कोचेस जो है वो अभी जो भी करंट सिस्टम, जो सिक केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है. बीमार होने के बाद, अच्छा, सिक केयर सिस्टम. ओके. हेल्थ केयर हैज टू बी कि आप प्रिवेंटिव हो ना, बट अभी तो बीमार पड़ जाने के बाद, हाँ, डाइटिशियन के बाद कब जाते हैं, जब चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं, डॉक्टर के पास भी दवाई लेने के लिए. सो बेसिकली वी नीड टू हैव अ सिस्टम जहाँ पर लोग बीमारी ना पड़े. तो मेरा मिशन ये है कि हर घर एक हेल्थ कोच होना चाहिए, जैसे हर घर एक CA, हर घर एक लॉयर कभी होते हैं. और अगर वो हो जाए तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे. और इंडिया इतना रिच है नॉलेज में, हेल्थ के नॉलेज में स्पेशली, कि इंडिया कभी दुखी बीमार होना ही नहीं चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली आज डायबिटीज़ की बात करो, हम नंबर 1 है दुनिया में. हार्ट अटैक टॉप किलर में है, कैंसर ऑलमोस्ट टॉप किलर में आ चुका है. दिस इज नॉट हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी. You also think that the kind of food that is available, for example, lot of pesticides, insecticides, हम जब बात भी की थी कि दादी नानी के टाइम पे वो लोग कहते हैं कि इसकी क्या नीड है, क्योंकि what they ate, what they had was like different as compared to what we're having. So how do we get the right food for ourselves कि ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हो, कैसे समझ आएगा? मैं अगेन उसमें 2 चीज़ें शेयर करती हूँ. नंबर 1 इज ट्राई टू फाइंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. अगेन उसमें ये सवाल आता है कि जेन्युइनली ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो उसमें रिसर्च कीजिए. कैसे पता चलेगा?
तो अगर वो ब्रांड अच्छी है, ट्रस्टेड ब्रांड है और काफ़ी समय से है, दैट मीन्स कि वो शायद अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो पहले तो ऑर्गेनिक चूज़ कीजिए। अगर वो संभव नहीं है तो लोकल फार्मर्स, अभी तो फार्मर्स मार्केट भी बहुत कॉमनली हर सिटी में हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाइए, पर्सनली नंबर लीजिए एंड सी अगर आप कोई लोकल फार्मर के साथ टच में आके कर सकते हैं सारी चीज़ें। या उसके अलावा लेट्स से अगर नहीं मिलता है, आप कहेंगे कि वो तो महंगा आता है, या कोई कहते हैं कि हमारे आसपास तो कोई ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ तो फिर जो मिल रहा है वो खाओ, बट इधर ये सोच के मत खाओ कि यार इसके अंदर पेस्टिसाइड है और मैं खा रहा हूँ, क्योंकि उसका जो पेस्टिसाइड है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा डेंजरस ये वाला पेस्टिसाइड है। तो आप जो भी खा रहे हो, जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करके एंजॉय करके खाओ, तो कुछ नहीं होगा। एंड टू ऐड टू योर पॉइंट व्हेन यू से कि बहुत ही महंगा है, आई एग्री कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस महंगा होता है, लेकिन आस्क योरसेल्फ द कॉस्ट दैट यू इनकर। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन खाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, वो हम काउंट ही नहीं करते हैं। वो भी तो कॉस्ट है ही ना जो आप इनकर कर रहे हो। इफ़ यू ईट राइट यू विल नेवर हैव अ चांस टू फॉल सिक, देन लोग वो देखते नहीं है वो चीज़, एंड दे जस्ट गो ब्लाइंडली। एब्सोल्युटली, मैं हमेशा, आपने बहुत अच्छी दिवस ये बात कही, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिम की मेंबरशिप का खर्चा करना, बट फिर वो खर्चा नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली तो हॉस्पिटल को एट द एंड देना पड़ता है। एंड आई ऑलवेज से दिस कि हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर 40 की उम्र तक अपने शरीर को खर्च कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर 40 के बाद उन पैसों को खर्च कर देते हैं वापस शरीर को कमाने के लिए। तो इट इज़ अबाउट चूज़ कि आपको क्या स्पेंड करना है और कहाँ स्पेंड करना है, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल की लाइन में खड़े रहकर वहाँ पर जो आप बिल पे करने वाले हो, उससे अच्छा है कि आप जिम में थोड़ा थोड़ा टाइम देकर। सो ट्रू। एंड इवन द डेज व्हेन यू आर सिक, आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, अगर आपका बिजनेस है, आप वो काउंट ही नहीं कर रहे हो कि मैं दुकान पे नहीं बैठा हूँ उस दिन, मैं ऑफिस नहीं गया, यू लॉस्ट मनी। आपको कंपैरिजन हो ही नहीं पा रहा है कि व्हाट एम आई लूजिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ माय बैड हेल्थ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी आल्सो, नो, इट्स आल्सो अबाउट कि जब हेल्थ नहीं है, तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, मेरे पेट में अगर अभी दर्द है ना, तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मूड, इमोशन सब हावी हो जाएंगे। जो लोग सुन रहे हैं अभी, अगर उनका एक नाखून भी टूटा हुआ है ना, शायद पूरा फोकस वो लगे हुए होंगे इसको छीलने में कि यार पेन बहुत कर रहा है। सो कितने भी पैसे क्यों ना हो, आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय पैसा। दिस इज अनफॉर्चुनेट। वाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। कि आपने सिर्फ एक चीज़ के, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई अंडरस्टैंड सभी का एक्सपीरियंस अलग है, बट उसमें से अलग लर्निंग ले लेते हैं, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। अवेयरनेस कि हेल्थ इज़ नॉट समथिंग कि आप 50 के बाद संभालो, पहले से संभालो। एंड आई थिंक घर में बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है कि बच्चे को जन्म से ही, या मैं कहूँ स्कूल में जाते तब से सिखाते हैं पढ़ाई करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, बट कभी ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी एंड बिजनेस एंड जो भी फाइनेंशियल अचीवमेंट होते हैं। आई गिव अ न्यू डेफिनेशन टू सक्सेस, एंड दैट इज सक्सेस इज इक्वल टू हेल्थ। Nobody tells you अगर दिवस आप you are always high on energy, you are healthy. You're always smiling, you are healthy. Nobody says that. Everybody says, okay, you have इतने पैसे, you are successful. So true. So nobody says कि आपके अंदर energy, आप successful है. I said it the other way. You are healthy. You are healthy, they'll say, but you will not say you are successful. And the moment someone appreciates कि this person is healthy, be like him, be like her, so that person will become a role model in someone's eyes, and वो उसको motivate करेगा कि नहीं, मुझे healthy ही रहना है to be at that level. Wow. Absolutely. I get amazing vibes from you. In this country, which is a Purush Pradhan Samaj, as a woman entrepreneur, आइडली ऐसा वर्ड होना नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, चाहे मैन हो या वुमन हो, बट लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा अगर कोई वुमन आती है इस फील्ड में तो उसकी बड़ी बात की जाती है, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग डाउन द स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल. नंबर वन, हाउ डज इट फील व्हेन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट? आई एम श्योर दैट यू इंस्पायर लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर वाचिंग यू, एंड आपकी जर्नी कैसी रही टू ब्रेक थ्रू द सोसाइटल बैरियर्स and still show up? I've seen you live on stage and I can say that you do a fabulous job. Thank you. तो बहुत ही कम मैंने फीमेल्स देखी हैं who lead from the front with so much of grace. Thank you. कैसे आता है? Thank you so much for such kind words. बट मैं हमेशा मानती हूँ कि पहले जो देवियाँ हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली वगैरह,
वो कभी थे ऐसा नहीं है, आज भी है, हर फीमेल के अंदर है और सभी है। सरस्वती हर इंसान के अंदर है। जब वो एजुकेशन या कोई तरह से लर्निंग करते हैं तो उनके अंदर का सरस्वती बाहर आता है। दुर्गा तब बाहर आती है जब कोई उनके फैमिली को टच करे, कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करे। काली भी तब आ जाती है जब कोई गाली दे दे फैमिली को। उनके अंदर से लक्ष्मी बाहर आ जाती है जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो आई थिंक वो जो देवियाँ है वो हर फीमेल के अंदर है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एंड कभी कभी कुछ फीमेल भी अपने आप को ही दबा देते हैं और विक्टिमाइज कर देते हैं, ये सोच के कि मेरी तो शादी जल्दी हो गई, मेरा तो बच्चा जल्दी हो गया, मेरा तो पढ़ाई ऐसी जगह पर हुई, मेरे पापा ने, पेरेंट्स ने नहीं करने दिया, सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, वो करके फिर अपने आप को ही विक्टिमाइज्ड जोन में चले जाते हैं एंड दे फील कि ओके मेरा तो जन्म ठीक है, अब इतना ही कंफर्टेबल रहने के लिए हुआ था। यही लिखा था मेरी तकदीर में, ऐसे ही लिखा था। यस। और मैं भी मैं भी कभी ऐसा ही फील करती थी। आई वॉज इन दैट केज, मैं जो कहती हूँ, और विक्टिम माइंडसेट में मैं कभी होती थी। बट द थिंग इज कि अगर जो लोग सुन रहे हैं फीमेल है और उनके अंदर एक सपना है कि मुझे ऐसा कुछ करना है खुद का, तो सबसे पहला ही स्टेप आता है विश्वास करो। क्योंकि हम विश्वास सामने से पाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये बंदा मुझे विश्वास, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करेंगे ना तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि काश मेरा पति परमेश्वर वैसे तो है बट वैसे नहीं है। मुझे थोड़े पैसे मिल जाए ना कहीं, मैं शुरू कर दूँ। अरे मेरे बच्चे को कोई और संभाल ले। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपके पास कुछ नहीं है, 1 घंटा है ना हर रोज, स्टार्ट समथिंग, कुछ कीजिए अपने आप के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस घर में एक स्त्री दुखी है वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल। और स्त्री खुश अगर रखना है खुद को, तो उसको हमेशा खुद के दिल में जो एक आशा है, जो एक सपना है, उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। आई हैड एन ऑनर ऑफ मीटिंग ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल कलाम इन 2010 एंड उस वक्त उन्होंने एक बात स्टेज से बताई थी, बहुत बहुत पावरफुल। एंड ही सेड कि अगर आप दुनिया को खुश देखना चाहते हो ना, हर फीमेल को खुश कर दो। और अगर हर फीमेल को खुश करना है तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है कि उसमें आए। स्पेशली देश को अगर आगे लेकर जाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फीमेल्स एंटरप्रेन्योर बने। बट कहीं ना कहीं फीमेल को ये समझना है, मैं यहाँ कहीं पर भी ये नहीं कहने वाली कि मेल्स बुरे हैं या वो सपोर्ट नहीं करते हैं। आई एम सेइंग फीमेल पहले खुद को सपोर्ट करे, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। और जब वो होगा तो 3 स्टेज होते हैं। एक होता है विक्टिम, पहले एक पीपल प्लीजर का स्टेज होता है, मुझे पापा को खुश करना है, हस्बैंड को करना है, बच्चे को करना है, भाई को करना है, और फिर सबसे दुखी खुद होते हैं, विक्टिम बनते हैं। और फिर विक्टिम में एक जो क्वीन मूवी आया था ना, जहाँ पर कंगना का एक जोन था, मेरी तो इतनी लाइफ बर्बाद हो, खराब हो गई है, वो वाला स्टेज आता है जो बहुत सारे फीमेल्स फेस करते हैं, है ना, मिड लाइफ क्राइसिस जैसे कहते हैं। बट उस जोन में कितना रहना वो हमें डिसाइड करना है, उससे बाहर आना है और वॉरियर जो 3rd स्टेज है वो बनना है। तो कुछ तो शुरू करना ही पड़ेगा। एंड आई फील एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट उसे खुद पे विश्वास रखना है। उसने खुद पे विश्वास किया, उसका एनवायरनमेंट है और उसने सपोर्ट नहीं किया, तो वो क्या करे? नंबर 1 इज पहले अपने आप से पूछे, मुझे जो करना है मेरे कंट्रोल में जो है, क्या मैं वो कर रही हूँ? और अगर खुद के कंट्रोल में जो है वो किया ना, तो वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ओम शांति ओम का, कि तुम अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, कोशिश में लग जाती है। तो वो जो डायलॉग है वो डायलॉग नहीं, एक्चुअली वो हकीकत है। और मैं ये मानती हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं कर पाते थे, बट तो भी उन्होंने अपने मन की सुनना चालू रखा, भले रुकावटें आई, बट फिर फैमिली ने सपोर्ट किया। भले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बंदा आया, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए कि उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टू रियलाइज दैट यू वर सपोज्ड टू बी अ हेल्थ कोच, ये रियलाइजेशन कैसे हुई आपको? व्हेन वी से दैट दिस माय पर्पस ऑफ लाइफ, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि माय पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो इज सम काइंड ऑफ अवेकनिंग कॉल, कुछ आकाशवाणी होती है, देयर इज योर गट फीलिंग व्हिच सेज दैट व्हाट शिवांगी, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। वो कैसे होता है आपको फील? कैसे हुआ फील आपको? आप है ना सुबह 4 बजे जहाँ पर आप रहते हो, जो भी लोग सुन रहे हैं, ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक ही
सुमसाम जगह होगी, वहाँ पर एक पेड़ होगा और उस बड़ा सा पेड़ उसके नीचे सुबह 4 बजे बैठ जाओ और पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या है। नो आई एम जस्ट किडिंग। बहुत सारे लोगों को हो भी सकता है। I was like कि ओके मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। I was like कि अच्छा विंटर्स आने वाला है, सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे का अलार्म लगा के। बहुत सारे लोगों को लगता है ना ऐसे कि एक आपके अंदर से एक अचानक से हाँ कि कुछ लगेगा, पार्थ ऐसे करना है तुम्हें, तथास्तु अब तुम्हारा पर्पस लाइफ का ये है। हाँ, ऐसा नहीं है। होता है। आई फील कि नंबर बहुत सारे इसमें फैक्टर्स अगेन होते हैं, बट आई फील कि पर्पस इज इक्वल टू टाइम गिवन टू दैट पर्टिकुलर टास्क। एग्जाम्पल, मैंने हेल्थ कोचिंग के फील्ड में इतना टाइम दिया तो वो मेरा आज पर्पस बन चुका है, बिकॉज मैंने उसको एफर्ट्स दिया है। मैं जैसे बच्चा है तो बच्चा मेरा है, ऐसा फीलिंग कब आता है? सिर्फ जन्म देने से नहीं आता है। आपने उसको वक्त दिया ना, कितना वक्त दिया। वो बच्चा जब 20-30 साल का हो गया, लेट्स से उसकी शादी 25 के बाद हुई, 25 साल तक आपने उसके साथ वक्त दिया है, उसको कितना एफर्ट दिया है कि वो आगे बढ़े, या जो भी आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बच्चा अपना इसीलिए है क्योंकि आपने वक्त दिया। बाजू वाले का बच्चा आपका इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको वक्त नहीं दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्पस आपके बच्चे जैसा है। तो जिसको भी पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ में, उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, कहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। लिस्ट बनाना और फिर कोई भी एक पिक कर लो। जैसे कि किसी को ऐसा है मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा। दूसरा क्या अच्छा लगता है? मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा क्या अच्छा लगता है? मुझे शायरी करना बहुत अच्छा, ठीक है। तो 3 का लिस्ट बनाया। अब पूछिए अपने आप से कि ओके, कौन सी पहली चीज़ लग रही है कि ये मुझे ज़िंदगी भर करना पड़े, जिसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, आई विल डू इट। चूज दैट, स्टार्ट डूइंग इट। वर्क किया, ग्रेट। नहीं किया, गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। एंड आई थिंक ये करते 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 आपको पर्पस मिल जाता है। और कभी गलत दिशा में भटक भी जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो सही दिशा के लिए ही आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। तो पर्पस कहाँ से मिलता है? आई फील टाइम देकर मिलता है। वहाँ टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, एक्शन ना लेने से जैसे है वैसे ही रहेंगे, पर्पस उधर का उधर ही रहेगा। मोस्ट पीपल वेट, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस है भगवान मिल जाए एंड मैं काम करना शुरू करूं, और भगवान बोलते हो तुम काम करना शुरू कर तो पर्पस मिलेगा। अगर आप हेल्थ कोच नहीं होते तब क्या होते? क्या कर रहे होते? 100% स्पोर्ट्स की फील्ड में रहते हैं आप? स्पोर्ट्स में होती फॉर श्योर। आई लव एक्सरसाइजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई बॉडी। मुझे अब बोलो कि पूरा दिन वर्कआउट करना है, पूरा दिन बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना है, आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने बात करी अबाउट योर पेरेंट्स, योर रोल ऑफ योर हस्बैंड इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ हेल्थ कोच एंड द लाइफ दैट यू लिविंग राइट नाउ। जब आप ये पूछ रहे हो ना, आई एम लॉस्ट इन अनदर वर्ड। अच्छी बात है, खो जाना चाहिए। Because after my parents, if I love someone in my life, that's my husband. Love is a very small word for him. I think it's beyond love. It's more about respect for the person that he is. मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से ही आज जो मैं कर पाई हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। बहुत बड़ा रोल है उनका। बहुत सारे लोगों का है बट उनका बहुत मेजर है। बिकॉज आई फील कि वो मेरे लाइफ के कृष्ण है और मैं अर्जुन बनी हूँ। एंड आई एम लाइक, मैं सरेंडर कर देती हूँ उनको। शुरुआत से, जब से शादी हुई, इट्स बीन 6.5 years दैट वी आर मैरिड। जब से शादी हुई मैं अपना कुछ काम करती थी पहले, ट्रेनर, उनसे ही मैंने ट्रेनिंग ली थी। सो आई न्यू हिम। 2010 में जब मैंने उनका प्रोग्राम किया था, विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाया था, वहाँ पर एक सोलमेट का टेक्निक था, किससे शादी करोगे करके। तो सोलमेट के रूप में मैंने देखा कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ वो स्नेह देसाई जैसा होगा, क्योंकि वो तो मेरे उससे बाहर थे। मेरी औकात थी उससे बाहर थे। तो आई वाज लाइक ओके, मैं उनके साथ तो कभी शादी नहीं कर सकती, बट उनका 1% मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी। तो मैंने उनकी ही विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करके उनसे ही शादी कर ली। और फिर शादी के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया, आप ये करो, ऐसा करो, स्काई डाइविंग सीखो। मुझे नहीं सीखना था, उन्होंने सिखाया। उसके पीछे भी पर्पस था। फिर मुझे अलग अलग जगह पर लेकर गए, 14-15 से ज़्यादा कंट्री पिछले कुछ समय में मुझे ट्रैवल करवाया, उसका भी पर्पस था। तो वो जो भी उन्होंने करवाया, आई थिंक हर एक चीज़ ने मुझे आज जो सफलता जो भी दी है उसकी वजह से दी है। तो आई थिंक
आपकी लाइफ में जो भी सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी अनुभव किया होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना कि जो आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा है बट वो एक हायर विजन देख पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या है जो बाहर आ सकता है और लोगों को कितना सर्व कर सकता है। अगर ऐसे कोई इंसान मिल जाए, उनका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक दिस इज माई बिगेस्ट लर्निंग। Since both of you work together, then how do you draw a line between the office discussions and live discussions? Because ये होता है मेरे साथ, I want to know your perspective as well. How do you balance it? राइट। सो स्नेह का एक सिंपल सा रूल है, डाइनिंग टेबल पर जब भी बैठे हैं काम की बात नहीं करनी है, Okay. बेडरूम में जब भी है काम की बात नहीं करनी है, और ट्रैवल भी जब हम करते हैं उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि ओके लेट्स से सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमारा काम 10 बजे शुरू होता है, 6 बजे ख़त्म होता है, 7 बजे ख़त्म होता है, बस उसके बाद उसकी बात नहीं करनी है। और मैं बहुत बड़ी वर्कोहॉलिक हूँ, स्नेह भी है बट मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और मेरे दिमाग में से काम निकालना बहुत मुश्किल है। सोते वक्त भी मैं सोचूंगी यार ये काम करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसा करना है। मैं ह्यूज वर्कोहॉलिक। तो उनसे मैंने सीखा है कि काम, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन बैलेंस। तो काम तब सोचो जब काम कर रहे हो, वर्क व्हेन यू वर्क, प्ले व्हेन यू प्ले, स्लीप व्हेन यू स्लीप, ईट व्हेन यू ईट। और आई थिंक मैं सीख रही हूँ, उस जर्नी में हूँ, बट वी मेक श्योर कि स्पेसिफिक जगह हमने फिक्स करी है कि वहाँ पर काम नहीं होना चाहिए। तो एक एंकरिंग हो जाता है, क्योंकि आप कुछ कितना भी सोचो ना, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। बट आप NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकरिंग करके टेक्निक होती है कि एक स्पेसिफिक जगह पर, जैसे मंदिर में जाते हो तो पूजा करने की इच्छा होती है, डिस्कोथेक में जाते हो डांस करने की इच्छा होती है, वैसे डाइनिंग टेबल पर हमारा जो है वहाँ पर काम याद ना आना चाहिए, उसका एक एंकरिंग हो चुका है कि वहाँ पर पर्सनल बातें ही करो। बेड रूम में हो आप तो वहाँ पर काम की बात ना करो। तो वो एक इन अ वे एंकरिंग का सिस्टम हो चुका है पूरा। ऐसा भी होता है कि सपोज देर इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बोथ ऑफ यू हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ओपिनियन, एंड सिंस यू हैव लर्नड फ्रॉम हिम, he was your guru at one point of time and then your husband, do you feel that I should listen to him no matter you have a right perspective, just because वो मेरे गुरु रह चुके हैं बट आज तो हस्बैंड है ना? तो उस टाइम पे ऐसा होता है। यू नो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपका है, बट द थिंग इज कि वो कभी, एंड अगेन एज आई सेड चीजी लगेगा, बट ही इज ऑलवेज राइट एंड आई डोंट लाइक दिस। अगर स्नेह सुन रहे हैं, ही इज ऑलवेज राइट एंड आई टेल यू व्हाट कि आज से 4 साल पहले अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला हो और मैंने डिसएग्री किया हो और उस वक्त ना किया हो ना, टुडे आई रियलाइज ही वाज राइट। तो मैंने ये गिव अप कर दिया है दैट his perspective is beyond what I see, that is for sure। मतलब वो मुझे समझ आ चुका है। तो जो मैंने बताया ना कि कृष्ण है और मैं अर्जुन हूँ, तो मैं वो स्टेट में एक्चुअली हूँ, भले मैं काम के रोल में हूँ या मैं उनके वाइफ के रोल में हूँ या यू नो एज अ डॉटर इन लॉ हूँ उनके पेरेंट्स के साथ। आई एम ऑलवेज इन अ जोन वेयर आई सरेंडर, मैं खुद का दिमाग यूज नहीं करती हूँ तब। व्हाट डू यू फील दैट, क्या रीजंस होंगे जो फीमेल्स हैं दे डोंट लाइक सरेंडर? They don't surrender. They don't surrender. क्या रीजन हो सकता है? So there are 2 energies in our body. Everybody has 2 energies, feminine, masculine. Yes. ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर फेमिनाइन ज़्यादा होता है, कुछ फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन भी होगा, कुछ मेल के अंदर फेमिनाइन भी होगा। सो दोनों एनर्जी में मैस्कुलाइन जब बढ़ जाती है, डोमिनेट कर देती है, तब जाके सरेंडर वाला भाव नहीं आता है, बिकॉज सरेंडर करने का क्वालिटी फेमिनाइन एनर्जी है। और जैसे एक गुफा में 2 शेर नहीं रह सकते जी, वैसे ही आज एक घर में 2 मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं रह सकती है। एंड बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, आज इतना विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है कि विमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड, बट मैन का क्या? तो विमेन फील क्योंकि हम बहुत आगे हैं, मैन से भी ऊपर हैं और वो ऊपर जाते जा रहे हैं, उनके भी ईगो बढ़ रहा है एक्चुअली। और जो मेल्स हैं वो कहीं ना कहीं वही है, वो खुद को ना नीचा दिखा रहा है ना ज़्यादा दिखा रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि वो तो मैस्कुलाइन थे ही थे और फीमेल भी मैस्कुलाइन हो चुकी है। तो एक घर में 2 मैस्कुलाइन एनर्जी झगड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए डिवोर्स के केसेस को हो या इतने सारे अनबन बनना, यू नो केसेस होना, ये इसीलिए हो रहा है। तो सरेंडर नहीं हो रहा है बिकॉज मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ चुकी है। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आर्ग्यूमेंट आता है कि इट्स अबाउट सेल्फ एस्टीम एंड नॉट अबाउट ईगो। जो 2 शब्द हैं, हाउ डू डिस्टिंग्विश? सेल्फ एस्टीम में मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ईगो में ये सब है बट सिर्फ मैं ही आ जाता है।
मैं ही महान हूँ, मैं ही इतना कर सकती हूँ। तो जब आप दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को उठा रहे हैं तब वो That's ईगो ego. है। और आप दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे विश्वास है खुद पे, दैट इज सेल्फ एस्टीम। In your life, whom do you attribute the support and the success apart from your belief? नेचर, कुदरत, भगवान, ईश्वर, जो भी हम कहें, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ, आप उसे गॉड कहो, डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, बट आई स्ट्रांगली फील कि नेचर हायर सेल्फ है कि जो सारी चीज़ें आपसे करवा रहा है। एंड आई एम ऑल्सो अ फर्म बिलीवर कि सब कुछ लिखा हुआ है। हम आज बैठने वाले थे, ये पॉडकास्ट होने वाला था, ये लिखा हुआ था। Understand, yes. हम जिससे शादी करने वाले थे, शायद वो लिखा हुआ था, हमारे पेरेंट्स लिखे हुए थे ये मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हर मोमेंट लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कुछ कुछ मेजर इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं। और हम एक इन अ वे पपेट्स है। हमें लगता है हमने किया, हमने नहीं किया। बहुत बड़ा एक पिक्चर चल रहा है, उसमें आपका एक छोटा सा रोल था किरदार है, right. जो प्ले करना ही था और आपने कर लिया। उसका ना तो ईगो होना चाहिए, ना तो उसका कहीं आपने किया है वो भाव होना चाहिए। तो मुझे ये पापा ने बहुत, पेरेंट्स ने, दोनों पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने पहले से सिखाया था कि शिवांगी इज़ नॉट शिवांगी, बस वो एक रोल प्ले करने को आई है। और किसी ने बोला है यू डू योर जॉब, कभी भी ये फील मत करना मैंने किया, फिर भारत मैंने खड़ा किया, आरएचएन सप्लीमेंट की मैं ओनर हूँ, नेवर फील दैट। एंड आई थिंक जितना ये फील करते हो ना, उतना आप खुद खुश रहते हो, नहीं तो बहुत स्ट्रेस आता है। So true. And this makes me believe. In fact, you know, like your last answer took me to a different zone, and lost like trail of it. ऐसा कभी नहीं हुआ सब ना? कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है एग्जैक्टली। मैं याद करवाऊँ आपको? नहीं, मुझे याद है, मैं उसी तरफ से लग गया ना कि Right. लाइक सब कुछ लिखा हुआ है। सिंस यू सेड कि किरदार हमारा है, आई फील दैट हाउ वेल यू प्ले दैट कैरेक्टर, आपको ऑस्कर मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज़ इन हिज हैंड्स, राइट। ही विल वॉच यू कि हाँ मैंने शिवानी को भेजा था, वो कैसे अच्छे से परफॉर्म करती हैं, उसके बेस पे आपको अवार्ड मिलेगा। दैट्स हाउ यू लुक एट इट। 100%, 100%। और आई डोंट नो, यू नो, जो मैं अभी बताऊंगी वो डाइजेस्ट हो पाएगा? होगा, बताइए, जो सुन बताइए। रहे हैं उनको। ये इतने हद तक है, आपने जो किरदार की बात करी ना, कि आप अपने किरदार को कितना बखूबी निभाते हो, उसके ऊपर से ऑस्कर मिलेगा आपको। ये इतना सही है कि एक्चुअली मैंने जब हिप्नोथेरेपी सीखा था, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, उसका एक लास्ट स्टेज था, उसमें ये सिखाया था जो बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। महाभारत जो हुआ ना, उसमें अर्जुन भी थे, उसमें युधिष्ठिर भी थे, बहुत सारे कैरेक्टर थे, और दुर्योधन भी थे जी। तो अब आपको पूछा जाए कि दुर्योधन कहाँ गए थे, हेल में गए थे, हेवन में गए थे? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हेल में गए होंगे, जहन्नुम में, कितना बुरा इंसान था। अगेन आई एम सेइंग, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट वी लर्नड कि वो एक्चुअली हेवन में गए थे। इफ़ बाइफरकेट करना हो तो, आई एम नॉट सेइंग ऐसी कोई जगह होती है, बट वहाँ पर गए थे। अब वहाँ लॉजिक क्या था, समझाना क्या चाहते थे, अब डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट समझाना ये चाहते थे कि उनको एक रोल दिया था इस धरती के ऊपर कि तुमको ये नेगेटिव चीज़ करनी है। तुम करोगे तो सामने वाला हीरो बनेगा, तुम नहीं करोगे तो सामने वाले के अंदर जो हीरो का क्वालिटी है वो बाहर नहीं आएगा। तो यू प्लेड योर रोल परफेक्टली जो आपको दिया गया था, एंड दैट्स व्हाई यू डिजर्व टू बी इन हेवन। नाउ दिस वॉज लाइक समथिंग इनक्रेडिबल, यू नो। जब मैं ये कहती भी हूँ ना, यूड बी लाइक ओके, तो इसका मतलब हम अच्छे काम करें, बुरे काम करें। द पर्पज इज कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना जो आपके साथ बुरा भी करते हैं, हमें लगता है ये बुरा इंसान है, बट ऐसा नहीं है। मूवी जब आप देखते हो तो मूवी में एक्चुअली हीरो से ज़्यादा ज़रूरी विलन होता है, क्योंकि हीरो के अंदर का हीरोगिरी बाहर निकालने के लिए विलन ज़रूरी है। तो आई फील मेरे लाइफ में जितने भी दुश्मन आए हैं, आई से थैंक यू टू देम मोर देन पीपल हु हैव सपोर्टेड मी, because of them I am who I am, because of them you are who you are. Yes. I don't know if it makes sense, but I think this is... It makes absolute sense, and that's the reason we all have loved the villains more, like Amrish Puri sahab, or any one of that like generation. Even now also, that villains are like having that kind of class. And
Makes so much of sense. I think you can ask the audience to give their oन thoughts कि वो लोग कौन है, वो लोग हीरो या फिर विलन है इस लाइफ में. दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल और अधूरा टॉपिक है, आई एम श्योर, बट थोड़ा एक आइडिया फ्लोट कर दिया है. मेक सो मच ऑफ सेंस. आपने पहले बात की थी कि हम सबका एक किरदार होता है एंड वी हैव लाइक पर्पस एज वेल. तो कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव द किरदार डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो यू फील फुलफिल्ड कि हाँ यही मेरा रोल था. डू यू इवन लाइक मैप इट टू योर पास्ट लाइफ कि जो आपको हेड स्टार्ट मिली कि आपको जो लाइक डिसऑर्डर मिला आपको पैदा होते ही, लोग कहते हैं कि ये तो लाइक कर्मों का फल है. एज अ न्यूली बॉर्न you have no karam as such, you're like a clean slate, right? Can still you have a backlog जो carry forward हो रहा है, जिसने आपको शायद वो disorder दिया. मैं ऐसा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप उस पर काम करें. अगर आपको वो डिसऑर्डर ना होता तो आपके लिए हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट ना होती, आप इतना डीप में नहीं जाते, इतना रिसर्च ना करते, इसको मिशन ना बनाते, और आपके मिशन की वजह से इतने लोग इम्पैक्ट ना होते. तो डू यू फील दैट दिस इज द वे इट इज कनेक्टेड? सो इसमें अगेन पास्ट लाइफ पार्शियली आई बिलीव कि होता है जी, बट ये नहीं होता कि हम इंसानी थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होता है हमारे कर्म पास्ट लाइफ के, या हमारे पूर्वजों के कर्म भी हमें असर करते हैं, है ना. हमारे जेनेटिक्स वगैरह जो बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में जेनेटिक्स बोलते हैं, और मेटाफिजिकल साइंस में हम बोलते हैं कि पूर्वज थे या हमारा पास्ट लाइफ वगैरह वगैरह. तो आई फील ये दुनिया इतनी बड़ी है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, और हमारी समझ प्रॉबली 0.0001% है. तो हमें 99.99999% चीज़ें पता नहीं है. तो हमें सिर्फ इंसान समझ में आते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो हम इंसान ही होंगे, बट क्या पता बियॉन्ड इंसान भी कुछ होता होगा शायद. वो कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये जन्म मिला है. हाँ. बिल्कुल. बट आई थिंक क्या पता कि ये 84 लाख से भी बियॉन्ड हो. हाँ, वी नेवर नो. मतलब वी नेवर नो. मतलब मुझे नहीं पता, बाकी किसी को पता हो तो विल बी हैप्पी टू नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट अस नो इन द कमेंट. आई आल्सो डोंट नो. बट आई थिंक यू नो पास्ट लाइफ जैसा शायद होगा, बट नॉट नेसेसरीली कि ह्यूमन फॉर्म में ही होगा, मे बी कोई और फॉर्म में होगा. ज़रूर हमारी आत्मा का एक जर्नी है, दैट इज़ 100%. कि इसने दिवस की जो आत्मा है, उन्होंने बहुत अलग अलग अनुभव किए हुए हैं पास्ट में. अलग अलग प्लेनेट पे किए होंगे, डायमेंशन पे किए होंगे, कौन से यूनिवर्स पे किए होंगे, कुड बी एनीथिंग. हम तो सिर्फ एक ही गैलेक्सी जानते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. कितनी सारी गैलेक्सीज है, और कितने यूनिवर्स में कितनी सारी अलग अलग चीज़ें होंगी जो हम नहीं जानते हैं. तो उसने वो सब कुछ देखा हुआ है और फिर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो वो मेमोरी कहीं है अनकॉन्शियसली, और उसकी वजह से आज जो हम कर रहे हैं उसका कभी हमें फल मिलता है और लगता है कि यार ये तो मैंने नहीं किया था कुछ. शायद वो कुछ कोई और ही प्लेनेट पे कुछ और ही फॉर्म में आपने किया होगा, शायद उसका कुछ मिल रहा है आपको. But I think rather than you know analyzing all these things, we can just you know take it as a reality कि अगर ये ऐसे ही होने वाला था, then how would I react? Let's just accept things as they are. As they are. सोशल मीडिया कहता है कि जैसे हो वैसे मत दिखाओ अपने आप को. क्या करें? तो दो तरह के लोग हैं ना सोशल मीडिया पे. ज़्यादातर लोग हैं जो फेक लाइफ जी रहे हैं जी, और दिखा रहे हैं. एंड अगेन आई डोंट ब्लेम देम. उन्होंने वही देखा है, वही सीखा है, तो वो वही कर रहे हैं. बट दूसरे ऐसे भी लोग हैं आई थिंक कि जो रॉ है वो दिखा रहे हैं. दुनिया उनके साथ रिलेट कर रही है, और आई थिंक इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. जो लोग फेक लाइफ जी रहे हैं, दे हैव चोजन इट. इफ दे आर हैप्पी विथ इट, डू इट. बट अगर आप खुश नहीं है उसमें आप खुद अंदर अंदर दुखी हो रहे हैं, तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग दैट फेक लाइफ, जहाँ पर आप सामने तो बहुत लाइक्स और कमेंट्स पा रहे हो, व्यूज़ पा रहे हो, बट रात को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में आप हो, एंजाइटी हो रही है, तो उसका कोई पर्पस. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस. कुछ लोग फेक लाइफ जी के बहुत एंजॉय करते हैं, डू इट. बट ज़्यादातर लोग एंजॉय नहीं करते हैं. तो आई थिंक हमें अपने आप को पूछना है कि किसके लिए जी रहे हैं. फेक लाइफ के लिए जी रहे हैं. जैसे टिकटॉक बंद हुआ, क्या पता ये सब बंद हो जाएगा, और एक तो ज़माना आएगा ना जब ये एवरी इंडस्ट्री हैज़ दिस कर्व कि हमेशा ड्रॉप तो आएगा, और फिर जो ड्रॉप आएगा ना उसमें जो हालत ख़राब होगी. तो प्रॉबली वी हैव टू बी डिटैच्ड. आज जब मेरे मिलियन व्यूज़ कभी चले जाते हैं,
रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब हिट Oh, हुए wow. थे ना, तो उस मुबारक हो। वक्त थैंक यू उस वक्त मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे, शिवांगी हाउ डू यू फील, यू नो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो आई एम लाइक, पता नहीं यार, लोग पूछ रहे हैं बट मुझे कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं आ रहा है। तो अगेन ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एरोगेंस की भी बात नहीं है, बट इट इज़ लाइक कि एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार 1 मिलियन हुए, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैं क्या कंटेंट डाल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए यहाँ पर बोलते हुए भी आई थिंक ट्वाइस कि ओके कुछ ऐसा ना बोलो जिससे कोई गलत मैसेज चला जाए। सो आई थिंक एवरी इन्फ्लुएंसर और जो भी लोग सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं, आपके लिए करो, ना कि सामने कुछ मिल जाएगा फेक। आई तो ऑल्सो फील कि एज अ क्रिएटर, जब आपका मास्टर क्रिएटर बैठा हुआ है ना, यू हैव टू आंसर हिम कि तुम क्या करके आए हो यहाँ पे। सो क्रिएट जुडिशियसली, ऐसा ना हो कि यू क्रिएट समथिंग विच डज नॉट एड एनी वैल्यू और मिसलीड समवन और जस्ट स्पॉइल्स समवन्स लाइफ। आपको विश्वास करके फॉलो कर रहा है, सो डोंट क्रिएट एनीथिंग विच यू फील कि भगवान गलती हो गई। 100%। बीके शिवानी दीदी है ना, तो उनको मैंने एक बार सुना था, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि आपका कर्मा हर सेकंड आप लिख रहे हो, तो ऐसा कोई कर्म है कि जिसमें आपको पता है कि आपने जो किया उससे किसी का नुकसान हुआ, बट किसी को पता नहीं है, तो वो तो और बड़ा बुरा कर्म हुआ ना, क्योंकि लोग भलाई में, मतलब वो ऐसा सोच के कर रहे हैं कि ये अच्छा होगा और एक्चुअली वो उनको नुकसान कर रहा है, तो कितना बड़ा नेगेटिव कर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरी सेकेंड वी हैव टू से ये पॉजिटिव कर्म है, नेगेटिव कर्म है, और उस हिसाब से डिसाइड करें। Wow, this is beautiful. Thank you, Shivangi, for these insights. I mean, as I'll go back to bed this night, I'll have a lot of things to think about कि लाइफ में अब कैसे जीना है आगे. I think these interactions, if you give a thought to it, than just कि अच्छा हाँ कुछ बात कर रहे थे, can change your life in just 1 second. Thank you so much for your vibes, for your energy. Thank you so much. थैंक यू दिवस। मुझे आपका जो, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे बुद्ध यहाँ पे फोटो है, तो उनका जैसे एक एनर्जी है ना, यू हैव दैट कामनेस इनसाइड यू, और वो जो आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपके प्रेजेंस से जो आता है, इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल, एंड थैंक यू फॉर डूइंग सच अमेजिंग सर्विस टू द सोसाइटी। Thank you so much, Shivangi. Pleasure. Thank you. थैंक यू।